अच्छा अब देखो, हमने मैं हाइपोथेसिस में क्या बात की थी। हाइपोथेसिस में हमने क्या बात की कि भाई हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है, उसका हमारे पास एक एच नॉट होता है। फिर एक बंदा आता है, वो क्लेम करता है, वो हमारे पास क्या होता है, एच वन होता है। फिर वो जो बंदा क्लेम कर रहा होता है, वो एक सैंपल लेके आता है और उस सैंपल को हम टेस्ट करते हैं। जब हम सैंपल को टेस्ट करते हैं तो भाई दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। या तो हम इसके क्लेम को यानी एच वन को एक्सेप्ट करेंगे, या उसके क्लेम को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। जब हम उसके क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। और जब हम उसके क्लेम को रिजेक्ट करें, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम क्लेम की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि भाई क्या किसका क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, ये हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। टेस्टिंग में हम एच वन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। और जब हम एरर्स करते हैं तो एरर्स हम लोग एच नॉट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। यानी जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारा या तो एच नॉट एक्सेप्ट होता है या हमारा एच नॉट रिजेक्ट होता है। ठीक है। अब देखो, जो भी हम कंक्लूजन दे रहे हैं, जो भी हम कंक्लूजन दे रहे हैं, वो हम बेस्ड ऑन सैंपल दे रहे हैं। बेस्ड ऑन सैंपल हमारी कंक्लूजन हो रही है। ठीक है ना। तो जब हम ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सैंपल कोई कंक्लूजन कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर्स के चांसेस हैं। सही है, हम जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं क्योंकि वो बेस्ड ऑन सैंपल है तो उसमें कुछ एरर्स के चांसेस हैं। अब क्या चांस हो सकता है एरर का? भाई पहला एरर ये हो सकता है कि अगर आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट करते हो, अगर आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट करते हो। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है कि आप रॉन्गली कंक्लूड कर रहे हो। रॉन्गली कंक्लूड कर रहे हो। क्या रॉन्गली कंक्लूड कर रहे हो बेटा? पहले टाइप का एरर क्या हो सकता है कि आप ये रॉन्गली कंक्लूड कर रहे हो कि आपका एच नॉट जो है वो गलत है और आप उसको रिजेक्ट कर दो। क्या करो आप? रॉन्गली कंक्लूड करो कि आपका एच नॉट जो है वो बिल्कुल गलत है और आप एच नॉट को रिजेक्ट कर दो और आप अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी क्लेम को एक्सेप्ट कर दो। ठीक है। इस वाले एरर को हम बोलते हैं टाइप वन एरर, कि आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दो। ठीक है। और सेकंड रॉन्गली कंक्लूजन क्या हो सकती है कि आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लो। इसको हम बोलते हैं टाइप टू एरर। रॉन्गली कंक्लूजन का क्या मतलब है कि भाई एक्चुअल में आपका एच नॉट सही था, लेकिन फिर भी सैंपल की बेसिस पे आप एच नॉट को रिजेक्ट कर दो। ये टाइप वन एरर है। और टाइप टू एरर क्या है कि आपका एच नॉट गलत था, उसको रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सैंपल की बेसिस पे आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये होता है आपका टाइप टू एरर। समझ में आ गई बात? बैकग्राउंड समझ आ गया एरर्स का, कि एरर्स क्या होता है? टाइप वन एरर कि आप एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हो, एंड टाइप टू एरर कि आप अपने एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन द सैंपल। ठीक है, जल्दी से बताओ। जी सर। सही है। तो अब तीन क्या होता है? ये भी आपके पास तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, तीन टाइप्स का मतलब नॉर्मल से भी करेंगे, पॉइजन से भी करेंगे, बायनॉर्मल से भी करेंगे। सबसे हम पहले हम बात करते हैं एरर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरर्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि हम वही एक बिल्कुल बेसिक सी बात कर लेता हूं मैं, कि आपका एच नॉट जो है वो है दैट मीन इज इक्वल्स टू 50। एच वन हम बोलते हैं दैट मीन इज
लेस देन 50 और सिग्निफिकेंस लेवल ले लेते हैं हम 5% का और सैंपल साइज ले लेते हैं हम लोग 100 और वेरिएंस हम ले लेते हैं 20। ठीक है, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पढ़ के आपको ये सारा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। बस इसके ज्यादा से ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए आपको। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई अगर हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं छोटी सी, तो वो किस तरीके से बनेगी? वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, मीन आपका बीच में है और 5% पे जरा जेड की वैल्यू बताओ कितनी आती है, बल्कि जेड की वैल्यू छोड़ दो, जेड की वैल्यू छोड़ दो। ये हमारा आ गया लेस देन था तो लोअर टेल, और ये वाला जो रीजन है ये कितना है बेटा, 5% है, और ये वाला रीजन कितना है हमारा, 95%। ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, अच्छा, -1.96। ठीक है, जेड वैल्यू आ गई यहाँ पे -1.9। ठीक है, ये हमने जो है वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे वो वाला रीजन बताओ, वो वाला परसेंटेज बताओ, वो वाला एरिया बताओ जहां पे हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, बताओ? सिग्निफिकेंस वाला रीजन, सिग्निफिकेंस लेवल। एच नॉट जो आपका रिजेक्ट होता है बेटा, वो हम सबको पता है कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर। और अगर मैं आपसे यही पूछूं हमेशा ऐसा ही किस, होगा कि मतलब एच हाँ नॉट सिग्निफिकेंस में रिजेक्ट होगा हमेशा। हाँ, सिग्निफिकेंस लेवल में ही रिजेक्ट होगा ना। अगर आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल में फॉल करती है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हो ना, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल में गिरती है तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो हमें अगर हमारी मैं, वैल्यू कहाँ फॉल क्या कर रही है वहाँ, सिग्निफिकेंस लेवल में कहाँ आ रही है हमारी वैल्यू? नहीं कर रही ना, अभी तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि कहाँ फॉल करती है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हो। वैल्यू तो मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, मैं टेस्टिंग थोड़ी कर रहा हूँ। टेस्टिंग कर रहे होंगे तो वैल्यू आएगी ना हमारे पास। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी वैल्यू कहाँ पे फॉल करेगी तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, सिग्निफिकेंस लेवल में फॉल करेगी, राइट? और अगर मैं साथ ही आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे आप एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हो, वो परसेंटेज बताओ उस एरिया की, तो आप क्या बताओगे, बोलो? 5%। वो एरिया कौन सा है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो परसेंटेज क्या है जहां पे आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो? बेटा वो आपके सिग्निफिकेंस लेवल की ही परसेंटेज है, मींस 5%। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान जबान में आपको बताऊं तो टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है जहां पे आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हो। और एच नॉट रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है सिग्निफिकेंस लेवल में। और सिग्निफिकेंस लेवल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.05। यानी अगर आपसे सवाल में पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बताओ, तो आप डायरेक्ट उसको क्या बताओगे, सिग्निफिकेंस लेवल की जो भी परसेंटेज होगी वो बता दोगे। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो आप आंखें बंद करके सिग्निफिकेंस लेवल की प्रोबेबिलिटी लिख दो। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? जी यहाँ सर। तक बात सबको क्लियर है बेटा? जैनब, नीरज, तहा, जी तलहा? सर। अच्छा, अब सर ठीक है। मसला कहाँ आता है? मसला आता है आपका टाइप 2 एरर में। मसला तो नहीं आता, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप 2 एरर पे। टाइप 2 एरर क्या होता है बेटा? टाइप 2 एरर होता है जहां पे आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, जहां पे आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाए। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फिडेंस लेवल की प्रोबेबिलिटी लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एच नॉट एक्सेप्ट होगा जब, वो तब होगा जब आपका एच नॉट जो है वो, जब आपका मीन जो है वो चेंज हो गया हो।
मीन चेंज होने का मतलब है कि एच नॉट को एक्सेप्ट आप कर रहे हो, लेकिन ये क्योंकि ये एरर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आपका जो पुराना वाला मीन है वो आपका यूज नहीं हो सकता। पुराना वाला मीन आपका चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपका एरर होगा, राइट। तो इसी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पे टाइप 2 एरर नहीं बोल सकते, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता 95%। क्यों? क्योंकि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड दिस इज एन एरर। क्यों एरर है? क्योंकि आपका मीन अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब आपको टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी यूजिंग द नया वाला मीन, ठीक है। नया वाला मीन आपको सवाल में बता देगा, लेकिन फॉर दैट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? क्रिटिकल रीजन फाइंड करना पड़ेगा, यानी वो बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी जहां से आगे आपका एक साइड पे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, वो आपको बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। यानी बाउंड्री से मतलब मेरा क्या है कि आपको यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी। क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है कि जहां पे आपका सिग्निफिकेंस लेवल स्टार्ट हो रहा है वो वाली बाउंड्री आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो होगा आपका क्रिटिकल रीजन। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? बहुत आसान है। हमें उस पॉइंट के ऊपर जेड वैल्यू पता है -1.96, और जेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी मुझे पता है, एक्स माइनस मीन हमारा 50 था डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ √20, और सैंपल साइज 100 था तो डिवाइड बाय √100। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो x की वैल्यू मुझे क्या बताएगी कि यहाँ पे जो आपकी z वैल्यू थी -1.96, इसके ऊपर आपकी x की वैल्यू क्या बन रही है। तो जल्दी से जरा मुझे यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, क्या आती है जल्दी से। सर 49.123 आ रही जी यही है 49.123। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये बोलूं तो क्या ये गलत तो नहीं होगा कि अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 49.2123 आ जाती है, तो लेस देन बोलो या नहीं बोलो, बस इक्वल टू बोलो नहीं बोलो कोई मसला नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 49.123 से पीछे जाती है तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दोगे, और अगर आपकी वैल्यू 49.123 से आगे चली जाती है तो आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे इस सर। बाउंड्री से। हाँ ये आपको कैसे पता चला कि अगर लेस देन होगी तो रिजेक्ट करना है और जब ग्रेटर भाई, देन होगी तो? यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आई है ना तला, ये जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे इस बाउंड्री पे, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 49.123। अब सिग्निफिकेंस लेवल कहाँ है? इससे पीछे है, तो इससे पीछे आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है? इससे आगे है, तो इस वाले रीजन में आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसलिए लेस देन 49.123 पे आपका एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है और उससे आगे आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो डायग्राम से पता चला ना मुझे, ठीक है राइट। तो तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है टाइप 2 एरर की, तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप सिंपल किस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे? ग्रेटर देन 49.123 की। और टाइप 1 एरर के लिए किसकी निकालोगे? लेस देन 49.123, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो सिग्निफिकेंस लेवल ही है, कि लेस देन 49.123 की प्रोबेबिलिटी तो वही है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05। टाइप 2 एरर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेटर देन 49.123 की प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये क्रिटिकल रीजन जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई बेटा?
जी सर। ठीक है, तो टाइप 1 एरर के लिए डायरेक्ट सिग्निफिकेंस लेवल लिख दोगे। टाइप 2 एरर के लिए आपको पहले क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्रिटिकल रीजन जब कैलकुलेट कर लिया तो आपको ये पता चल गया कि किस पॉइंट के ऊपर आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, और अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। और मैंने जैसे बताया था कि टाइप 2 एरर के लिए आपको वो नया वाला मीन देगा। तो लेट्स से वो आपको बोलता है कि आपका मीन जो है वो अब हो गया है 48। ठीक है, आपका मीन क्या हो गया है 48। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सटेंडेड बात कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो हमारा पहले वाला मीन कितना था, 50 था। और क्लेम क्या था, क्लेम ये था कि आपका मीन जो है वो लेस देन 50 है। सही है। अब हमारा एक्चुअल मीन क्या हो गया, 48 हो गया, यानी 50 से कम हो गया। तो अब अपनी थिंकिंग से बताओ कि मीन आपका पहले 50 था, अब आपका एक्चुअल मीन कितना हो गया, 48 हो गया है। क्लेम क्या था, क्लेम ये था कि आपका मीन 50 से कम है। तो अब लॉजिकली क्योंकि आपका मीन 50 से कम हो गया है, तो आपके एच नॉट को एक्सेप्ट होना चाहिए था या रिजेक्ट होना चाहिए था? एक्सेप्ट होना चाहिए। बेटा मीन आपका 50 था, पहले आपका एच नॉट क्या था कि मीन इज इक्वल टू 50, लेकिन अब आपका एक्चुअल मीन हो गया है 48, यानी 50 से कम हो गया है। तो अब जो आपका एच नॉट था दैट मीन इज इक्वल टू 50, वो एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए? रिजेक्ट रिजेक्ट। बताओ बेटा, सब जवाब दो। आपका मीन 50 से कम हो गया रिजेक्ट है, सर। एच नॉट आपका यहाँ पे रिजेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसने मुझे बोला था, एच वन में क्या बोला था उसने कि आपका मीन लेस देन 50 है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब आपका मीन जो है वो 50 से गिर गया है, 48 हो गया है। तो अब लॉजिकली आपका एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए, राइट, और उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपने सैंपल की बेसिस पे अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कब कर लोगे, कब उसको एक्सेप्ट कर लोगे, जब आपका x जो है वो 49.123 से ज्यादा आ जाए। अगर आपका सैंपल का मीन 49.123 से ज्यादा आ जाता है तो आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आपका एच नॉट एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, रिजेक्ट होना चाहिए था। इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। समझ आई बात? समझ आ गई बात बेटा? जी सर। जी जी सर। सर। ठीक है, तो हमारा मीन चेंज हो गया है, एक्चुअल में एच नॉट को रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन क्रिटिकल रीजन ने मुझे बता दिया है कि भाई अगर आपका एक्स 49.123 से एक्सीड कर जाए तो भले जो भी हो आपका मीन, आप अपने एच वन को एक्सेप्ट, एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेना। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगी आपकी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी। तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक डायग्राम। मीन आ गया आपका बीच में, अब ये नया वाला मीन यूज करेंगे, 50 यूज नहीं करेंगे, 48 यूज करेंगे। और 49.123 किधर आएगा, वो इससे आगे आएगा। और आपको इससे आगे वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वही पहले जेड वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड वैल्यू निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो जल्दी से। सर 2.5 आ गई, 2.5 पर। क्या 2.511 आ रही है। 2.511? 2.5 आ रही है। तो इसकी जेड वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी चेक करो क्या बनती है।
सर 0.9938। 0.9938 यानी 0.994। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर आपकी आ गई 0। अच्छा हमें इससे आगे वाला रीजन निकालना है, हमें इससे आगे वाला रीजन निकालना है ना, ये वाला चाहिए। तो ये वाला तो 1 से माइनस करके आएगा, तो 1 से माइनस जब करोगे तो कितना आ जाएगा 0.06। समझ आ गई बात? सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जल्दी से बताओ, एक दफा और मैं बिल्कुल ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से, कि हमारा जो है वो टाइप 1 एरर क्या होता है कि आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, और टाइप 2 एरर क्या होता है कि आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, सिग्निफिकेंस लेवल लिख दोगे। जो भी है टाइप 1 एरर के लिए जो भी सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो आप लिख दोगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है सिर्फ अभी, ठीक है। और टाइप 2 एरर के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कैसे निकालोगे, जो भी आपके जेड वैल्यू आ रही है सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, जो भी जेड वैल्यू बन रही है वो आपने रखी। आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो आपका क्रिटिकल रीजन बनेगा, और x माइनस 50 अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन अपॉन अंडर रूट n करके आपने x की वैल्यू निकाली। अब आपको ये पता चल गया कि आप अगर उस x की वैल्यू से पीछे जाओगे तो कौन सिग्निफिकेंस लेवल शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स वहां पे आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर लोगे, और उससे जब आप आगे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू हो जाएगा, यानी वहां पे आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो अब हमें अगर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एच नॉट के एक्सेप्टेंस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज ग्रेटर देन 49.123। हमने नया वाला मीन यूज किया जो क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा, विच इज 48 इन दिस केस। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ग्रेटर देन 49.123 और मीन ले लिया 48, डायग्राम बना ली, और सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। समझ आ गई बात? जी सर, लेकिन सर आप थोड़ा सा ऊपर करें 1 मिनट। इसमें हमारे पास क्या बोलता है ये कि भाई हमारे पास जो है वो कुछ इसने मुझे डेटा दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, इतनी सारी बातें कर दी उसने, सारा मुझे सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, ठीक है, सैंपल की वैल्यूज दे दी। सैंपल की वैल्यूज जो है वो हम लोग उससे क्या निकाल लेंगे, मीन और वेरिएंस वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है, सही है। तो सैंपल की वैल्यूज उसने वैसे टेस्टिंग के लिए दी है, और हमें सैंपल का वेरिएंस निकालने के लिए दी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, सैंपल का वेरिएंस निकाल लेते हैं। सैंपल का मीन तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए काम आना था, तो हम अभी नहीं कर रहे। तो हम लोग सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएंस के लिए चाहिए हमें 5.01 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 150 का होल स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा उसको हम n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ बेटा, जल्दी से, टाइम शॉर्ट है और चीजें थोड़ी सी ज्यादा करनी है, जल्दी से बताओ। 0.001। ये आ गया हमारे पास वेरिएंस, ठीक है। अब इसका अंडर आउट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। अब सीन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इसने मुझे बोला गिवन दैट इन फैक्ट द मीन कंसंट्रेशन फॉर द पेशेंट्स टेकिंग ड्रग इज 0.175। ये इसने आपको नया वाला मीन दे दिया है ताकि आप इसको यूज करो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन याद रखो कि जब आप टाइप 2 एरर के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन, राइट। तो इस क्रिटिकल रीजन के लिए आप पुराना वाला मीन यूज करोगे। क्रिटिकल रीजन के लिए आप पुराना वाला मीन यूज करोगे जो इसने आपको बताया है कितना, 0.185। क्रिटिकल रीजन के लिए पुराना वाला मीन यूज होगा, और प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर की निकालने के लिए नया वाला मीन यूज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेना हमेशा आसानी होगी। तो मीन हम बीच में लिख देते हैं यहाँ पे 0.185,
सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? सिग्निफिकेंस लेवल है हमारे पास 1%, यानी जब हम z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 0.99 पे देखनी पड़ेगी। जल्दी से बताओ, लोअर टेल है ना, लेस देन 0। हाँ ठीक है, जल्दी से 0.99 पे z वैल्यू बताओ बेटा। 2.326 2.326 माइनस 2.326, ये आ गई आपकी z वैल्यू। ये आप यूज करोगे माइनस क्यों होगी? बेटा, नेगेटिव साइड पे ना, लोअर टेल है तलहा। अच्छा, हम खुद ही माइनस पे रखेंगे ना। हाँ, तो आप क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, √3/2980 डिवाइडेड बाय √n इज इक्वल टू -2.326। जल्दी से बताओ जरा, क्या बनती है इसकी वैल्यू x की? दुआ करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही सवाल आ जाए, ताकि आपका जो है वो बहुत आसान होता है। ये तो हम मीन वैसे भी निकाल सकते थे। 0.18007, 0.18 बोल देते हैं, जो है वो x की वैल्यू आ गई 0.179। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा x यहाँ पे है, तो इसके पीछे यानी x लेस देन 0.179 पे हमारा h नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की। और जब आप x 0.179 से आगे जाओगे तो आपका h नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टाइप 2 एरर की। तो अगर आपको टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। तो अब इसके लिए हम एक और दूसरी नई डायग्राम बनाएंगे। मीन आपका बीच में है, जो अब चेंज हो गया है वो हो गया 0.175, राइट, यही था ना। और आपका जो एक्स है वो कितना है, 0.179, जो ऑब्वियसली इससे आगे होगा। और आपको इससे आगे वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले z वैल्यू निकाल लेते हैं। z वैल्यू होगी आपके 0.179 माइनस 0.175 डिवाइडेड बाय जो आपका वेरिएंस था 3/2980 डिवाइडेड बाय √150। यहाँ से z वैल्यू बताओ क्या आती है, और उससे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी भी बता देना। पहले z वैल्यू बता दो, फिर प्रोबेबिलिटी बता दो। समझ आ गई बेटा? z वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको 1 से माइनस कर दिया। राउंड ऑफ का फर्क है थोड़ा मार्क स्कीम के हिसाब से, क्योंकि हमने वेरिएंस एग्जैक्ट लिया हुआ है। तो ये अब हमारा बाइनोमियल के हिसाब से और पोजन के हिसाब से रह गया, उसको देखते हैं।